हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम ये ऑब्जेक्टिव सवाल को कैसे हल करें ये देखते हैं। से अध्याय एक वास्तविक संख्या है। यहाँ पर देखो हमारे पास पहला जो सवाल दिया है कि 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो दिए हैं, हम इन सभी ऑब्जेक्टिव में उसका भाग दे के देख लेंगे। तो 120 का भाग 96 और 404 दोनों में नहीं जाता है। 4 का भाग 96 में भी जा रहा है और 404 में भी जा रहा है। 10 का भाग 96 और 404 दोनों में नहीं जाता है और 3 का भाग भी दोनों में नहीं जाता है। अतः हम देख रहे हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, ये 4, इसका भाग दोनों में जा रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 96 व 404 का HCF 4 होगा। राइट। दूसरा है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 और HCF 8 हो तो LCM क्या होगा। तो चूंकि यहाँ पर हम 32 और 8 दोनों का गुणा कर देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 32 और HCF 8 हो तो LCM क्या होगा। तो जो LCM होता है, LCM गुणित HCF बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो हम यहाँ पर 8 का भाग 32 में देंगे, तो 8 का भाग जब 32 में देते हैं तो 4 बार जाता है, अतः 8 चौक 32 हमारा ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा है, तीसरा सवाल है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक P और Q, जहाँ P बराबर AB का वर्ग तथा Q बराबर A क्यूब B हो तो LCM ज्ञात कीजिए। तो LCM ज्ञात करने के लिए LCM क्या होता है, दोनों का जो है दोनों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर हम P और Q दोनों में जो कॉमन संख्या है उनको बाहर लिख लेंगे, प्लस में जो नहीं है कॉमन उनको भी बाहर लिखें। तो A, पहला A आ जाएगा, दोनों में एक यहाँ A है और यहाँ A का क्यूब है, तो सबसे पहला A का क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ B का वर्ग और यहाँ B है, तो यहाँ देखिए यहाँ B का वर्ग है और यहाँ पर B है, तो बड़ी घात है B का वर्ग, इसीलिए A क्यूब B का वर्ग आंसर आ जाएगा हमारा। A क्यूब B का वर्ग ए वाला आ जाएगा उत्तर नंबर सी। इसके बाद हम खालिस्तान देखते हैं। तो खालिस्तान में वर्गमूल 3 एक खालिस्तान संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं खालिस्तान होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जो है वास्तविक संख्याएं होती है। उसके बाद है कि HCF AB और LCM AB बराबर क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो LCM इंटू HCF इक्वल A इंटू B हो जाएगा। तीसरा है, चौथा सवाल है हमारा कि A बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तथा B बराबर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, जहाँ एक्स वाई अभाज्य संख्या है, तब HCF AB बराबर खालिस्तान होगा। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ संख्याएं होगी वो HCF होगा। तो HCF यहाँ पर एक्स स्क्वायर छोटी संख्या है और यहाँ एक्स क्यूब है, फिर यहाँ वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको। उसके बाद हम सत्य असत्य पर आते हैं। तो जो वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही है। उसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता, ये असत्य है, क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर व्यक्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा वर्गमूल 2 का एक सर्कल बनाते हैं हम। उसके बाद तीसरा सवाल आता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि जैसे उदाहरण के लिए कोई भाज्य संख्या है 10
और उसका गुणनफल हम लिखेंगे तो 2 गुणित 5 लिखेंगे, जो कि अभाज्य संख्या है दोनों। ठीक है। उसके बाद चौथा सवाल है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होता है। ये असत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है सभी का ही अशांत आवृत्ति नहीं होता है। उसके बाद पांचवा सवाल है, अपरिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q को 2n×5 पावर m में लिखा जा सके। बिल्कुल सही है, क्योंकि किसी का भी दशमलव प्रसार शांत तब होता है जिसका जो है गुणनखंड, जो q का जो गुणनखंड है 2×5 के पावर में होता है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होता है। इसीलिए ये वाला सवाल भी हमारा सही है। उसके बाद हम आते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यदि a और b दो प्राकृत संख्या हैं तथा HCF व एवं LCM AB में क्या संबंध है। तो यहाँ कहता है कि दोनों यदि प्राकृत संख्या है तो इनमें क्या संबंध होगा। फ्रेंड्स, अगला सवाल है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें है, यदि पहला सवाल है हमारा, यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं तब HCF AB और LCM AB को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो LCM HCF इंटू HCF बराबर क्या होता है, a इंटू b। ये हो जाएगा HCF इंटू LCM इक्वल a इंटू b, राइट। उसके बाद दूसरा जो सवाल है हमारा, दूसरे में लिखा है कि वर्गमूल p एक अपरिमेय संख्या है, तो p कौन सी संख्या होगी। तो जो p है एक अभाज्य संख्या होगी। p कैसी संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। उसके बाद तीसरा है हमारा कि p एक अभाज्य संख्या है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, और यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, p a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से सही होगा। तो p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये तथ्य हमारा सही होगा। उसके बाद अगला सवाल है कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए। तो फ्रेंड्स, जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है वो होता है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या है उसको एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं, क्रम चाहे जैसा भी हो। जैसे देख लेते हैं अगले हम देखिए, यह है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो। इसका भी आंसर देखिए, ये वाला भी हमने बताए थे कि दो संख्याओं यदि HCF और LCM दिया है तो उनका संबंध a गुणित b का होता है ना। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल अध्याय 1 के कंप्लीट हो। अध्याय 2 के ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो बहुपद पहला सवाल है यहाँ पर कि बहुपद x² -3 के शून्यक क्या होंगे। तो शून्यक के लिए इसको हम पूरे समीकरण को बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि a² - b² वाला फार्मूला लगा देंगे तो b के जगह में आ जाएगा वर्गमूल 3। तो उसका आंसर हो जाता है a+b इंटू a-b। जब उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आता है ± वर्गमूल 3। तो पहले का आंसर हो जाएगा ± वर्गमूल 3। उसके बाद दूसरा आंसर जो है, दूसरा सवाल है बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का गुणनफल होगा। क्योंकि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है -b/a, सॉरी c/a। तो c का मान यहाँ पर देखिए -12 है और a का मान 1।
तो ऋण 12/1 बराबर हो जाएगा ऋण 12। तो हमारा शून्यकों का जो गुणनफल होगा ऋण 12 हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आता है हमारे पास कि x² प्लस ax प्लस 2 का एक गुणनखंड है तो x प्लस 1 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्योंकि देखिए एक गुणनखंड हमारे पास दे दिया है x प्लस a, तो a का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर x की जगह में हम -1 रखेंगे, इसको बराबर 0 रखेंगे। तो इसको हल करने पर जो हमारा उत्तर आ जाएगा, देखो x² के स्थान पर हम यहाँ पर रखेंगे x इक्वल -1। तो -1 जब इस पूरे समीकरण में रख के हल करते हैं तो जो हमारा उत्तर है वो 3 निकल कर आता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3, a का मान हो जाएगा 3। इसके बाद अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणित बीटा ज्ञात कीजिए। तो मतलब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल होता है c/a। इसका उत्तर हो जाएगा c/a, मतलब फर्स्ट a। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल होता है -b/a। मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारे ऑप्शन सही हो गए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में देखिए पहला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों में खाली स्थान शून्य होते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जितने घात का समीकरण होता है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 2, तो इसमें 2 शून्यक हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा आता है रैखिक बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो इसका जो शून्यक होगा वो 1 आएगा। ठीक, उसके बाद तीसरा सवाल है हमारा कि दो बहुपदों का गुणनफल खालिस्तान होता है। दो बहुपदों का गुणनफल खालिस्तान होता है तो वो भी एक बहुपद ही होगा। जब भी दो बहुपदों का गुणनफल करेंगे तो जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक बहुपद ही होगा। अगला आता है कि चर के वे मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है उसको हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। फिर अगला सवाल है एक बहुपद जिनके शून्यक ऋण 3 व 4 है खालिस्तान होगा। तो देखिए जहाँ ऋण 3 है तो वो x+3 हो जाएगा, और इनटू में दूसरा है 4 तो ये हो जाएगा x-4। तो हमारा बहुपद हो जाएगा x+3 इंटू x-4। ये इस तरीके से इसके आंसर हो जाएंगे। क्योंकि जब भी आपको शून्यक मान दिए रहेंगे तो उसमें माइनस वाले को प्लस करके लिखना है और प्लस वाले को माइनस करके लिखना है गुणनखंड में। जैसे यहाँ दिया है, देखो ये माइनस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस चिन्ह है, और यहाँ पर प्लस चिन्ह +4 है तो यहाँ -4 है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ध्यान रख के हल करना है। इसके बाद हम अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि पहला है कि x-2y = 0 व 3x + 4y - 20 = 0 रेखाएं कैसी होगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका समीकरण निकाय का हल है या नहीं। तो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान हम निकाल लेंगे। यदि इस तरीके से कंडीशन आती है तो निकाय का अनंत अनेक हल होंगे। इस तरीके से कंडीशन आती है तो कोई भी हल नहीं होता है।
और यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 आता है तो निकाय का हल होगा। देखिए यहाँ ए के जगह में इस समीकरण में a1 का मान 1 है और इसमें 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3। फिर यहाँ पर b1 का मान है -2 और बटे में यहाँ पर मान है 4। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, अतः निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। और जब मित्रों निकाय का एक अद्वितीय हल होता है तो रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अगला है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का कैसा हल होगा। तो ऐसी कंडीशन में निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं। अगला सवाल आ जाता है कि यदि हमारे पास समीकरण निकाय है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, तब इस a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो निकाय का एक कैसा हल होगा। तो जब यहाँ m बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो उस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है कि x + 2y = 0 में यदि y बराबर 2 रखे तो x का क्या मान होगा। देखिए यदि यहाँ पर हम y के स्थान पर 2 रख दे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4 - 4 = 0 हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा x का मान 0। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इस कंडीशन में निकाय का एक अद्वितीय हल होता है और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ई। फिर छठवें में देखते हैं। छठे में क्या लिखा है, यदि x + 2y बराबर 0 तथा -x + y = 2 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इसको हल करने पर हम x और y के मान -2 और -2 0 और -0 और 2 प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम आते हैं खालिस्तान पर। तो खालिस्तान में देखिए समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने वाली विधि जो है विलोपन विधि होती है ना, विलोपन विधि हो जाएगी। फिर है एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने के प्रतिस्थापन विधि कहते हैं हम। फिर समीकरण निकाय के निर्देशन ग्राफ विधि, इसको आलेखी विधि या ग्राफ विधि कहेंगे। चौथा सवाल, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो बिंदु दोनों समीकरणों का हल जो होता है वो अद्वितीय हल होता है। रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल होता है। पांचवा सवाल, यदि रेखाएं समपाती है तो निकाय के खालिस्तान हलों में अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं या अनंत हल बोलते हैं जिसको हम। यदि रेखाएं समांतर है, जब रेखाएं समांतर होती है इस तरीके से तो कोई भी हल नहीं निकलता, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, इसीलिए इसकी कोई भी हल नहीं होती। इसके बाद आते हैं सही जोड़ी पर। फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। अब आगे देखते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में देखिए हमारे पास है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ऐसी कंडीशन में निकाय का एक अद्वितीय हल होता है, और जब अद्वितीय हल होता है मतलब वो हल हम क्या कहते हैं, उसको संगत है। तो ये हो जाएगा संगत। उसके बाद दूसरा सवाल है, दूसरा ऑप्शन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इस कंडीशन में निकाय का कोई भी हल नहीं होता, और ऐसे में वो जो समीकरण निकाय है वो असंगत होता है। फिर तीसरा है कि रेखाएं समांतर होती है। ऐसी कंडीशन में a1/a2 बराबर नहीं है बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, और ये समीकरण कैसे हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। तो
तीसरा फिर आते हैं एक शब्द। तो क्या लिखता है कि रेखाओं को प्रतिच्छेद होने की शर्त, प्रतिच्छेद तब होगा मित्रों जब एक निकाय का कोई हल होगा, और निकाय का हल होने के लिए कंडीशन ये वाली होती है कि a1/a2 बराबर b1/b2। फ्रेंड्स, आपको ये सभी जो तीनों कंडीशन है इनको आपको याद करना चाहिए, पूरे कंठस्थ होना चाहिए, तभी आपको जो सवाल है वो सभी सरलता से बन पाएंगे। तीसरा है रेखाओं के समांतर होने की शर्तें लिखो। जब रेखाएं समांतर होगी तो उस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा, और कोई भी हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 होगा। अगला है कि रेखाएं संपाती होने की शर्त। रेखाएं संपाती तब होती है फ्रेंड्स जब निकाय के अनंततः अनेक हल होते हैं, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, तो निकाय का एक क्या होगा, रेखाएं संपाती होगी। इसके बाद अगला है कि रैखिक युग्म का व्यापक समीकरण लिखिए। तो रैखिक युग्म व्यापक समीकरण ये होते हैं कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये हो गए व्यापक समीकरण। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये तीनों कंडीशन याद होना चाहिए। अब देखते हैं सत्य असत्य। तो पहला है हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण होता है, जो कि गलत है। देखिए यहाँ युग्म शब्द आया, युग्म का मतलब ही होता है दो या जोड़े, तो जब दो समीकरण होंगे तभी हम उसको युग्म कहेंगे, अतः ये असत्य है। दूसरा, समीकरण जोड़कर या घटाकर हल करने को विधि को प्रतिस्थापन कहते हैं। ये भी फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि जोड़कर या घटाकर जब भी हम हल करते हैं उसको विलोपन विधि कहते हैं। तीसरा है निकाय px धन 4y धन 8 बराबर 0 और 2x धन y धन 3 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने पर p बराबर नहीं है 8 आना चाहिए। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। p बराबर यदि 8 आता है तो हमारी यहाँ पर हो जाएगा यहाँ यदि 8 आ गया तो ये हो जाएगा a1/a2 मतलब 8/2 मतलब हो जाएगा 4, और ये b1/b2 भी हो जाएगा 4, और ये c1/c2 हो जाएगा 8/3, जो कि बराबर नहीं, तो निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, इसीलिए p बराबर नहीं होना चाहिए 8 सत्य है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा ले और 10वीं की जो परीक्षा है उसमें अच्छे अंक से पास हो जाए। ओके, थैंक्स।